जो हमारा लेक्चर है फार्माकोलॉजी का पोस्ट आरएन फर्स्ट सेमेस्टर और बीएसएन थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी है। इसके आज हम यूनिट नंबर 2 के सेक्शन सी जो कि हमारे साथ एंटी वायरल ड्रग्स है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कि डियर स्टूडेंट्स, आप सबको पता है कि कल की क्लास में हमने वायरस की कुछ प्रॉपर्टीज़ के हवाले से बात की थी। वायरस पर हमने बात की थी कि ये हमारे साथ एक ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं, ठीक है, जो कि सेल के बगैर जो है ज़िंदा नहीं रहते। सेल से बाहर अगर हो सेल से बाहर अगर हो तो ये किसी काम के नहीं होते, लेकिन जैसे ही ये होस्ट सेल पर अटैक करके उसमें एंटर हो जाते हैं तो ये डायरेक्टली क्या हो जाते हैं, नॉन लिविंग से लिविंग थिंग हो जाते हैं, ठीक है, जिंदा हो जाते हैं। और होस्ट सेल का जो मशीनरीज होते हैं, ठीक है, उस पर क्या कर लेते हैं, काबू पा लेते हैं, उसको अंडर कंट्रोल में कर लेते हैं। वालेकुम अस्सलाम सदफ। पिछले क्लास में हमने रिस्पायरेटरी सेंशियल वायरसेस इन्फेक्शन के हवाले से जो है बात की थी, इसको हमने डिस्कस किया था। और इसी तरह से हमारे साथ जो रिबावेरियन है, ठीक है, इसको हमने डिस्कस किया था, जिसको वेराजोल के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हमारे साथ सिंथेटिक गुवानिन एनालॉग होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास जो है हम रिबावेरियन के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। रिबावेरियन जो कि है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि ये हमारे साथ एक क्या है, एंटीवायरल ड्रग है, जो कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शंस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो इसकी अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें कि किस तरह से ये मुख्तलिफ़ किस्म की वायरल रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन को क्या करते हैं, ट्रीट करती है, उसको अफेक्ट करती है, तो यहाँ पर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को अब डिस्कस करेंगे। सो रिबाविरिन is a guanine analog that is phosphorylated by adenosine kinase to its most active form, ribavirin triphosphate. This compound inhibits viral RNA polymerase at therapeutic doses by competing with adenosine triphosphate and guanine triphosphate for binding site at the polymerase, as well as inhibiting transferases necessary for the addition of guanine. अच्छा जी, अगर आपको याद हो तो जब हम वायरस की इंट्रोडक्शन कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि हमारे साथ जितने भी वायरसेस होते हैं तो इसका किसी किस्म का सेलवाल नहीं होता, ये एक एनवेलप के अंदर जस्ट न्यूक्लिक एसिड पर मुश्तमिल होते हैं, मतलब या ये डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पर मुश्तमिल होते हैं, या सिंगल स्ट्रैंडेड या डबल स्ट्रैंडेड आरएनए पर मुश्तमिल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें रिबावेरियन की, ठीक है, तो पहली बात तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि रिबावेरियन जो है ये हमारे साथ गुवानिन एनालॉग्स है, ठीक है। गुवानिन एनालॉग से मुराद ये है कि ये गुवानिन से बनाए गए होते हैं, ठीक है, इसको तैयार किए गए होते हैं। वायरस के जो गुवानिन होते हैं न्यूक्लिक एसिड, तो उससे इसको क्या गया होता है, तैयार किया गया होता है। दैट इज फोस्फोरिलेटेड बाय एडिनोसिन काइनेज to its most active form, ribavirin triphosphate। अच्छा जी, ये गुवानिन जो है ये क्या करता है, ये फोस्फोरिलेट हो जाते हैं। फोस्फोरिलेट से मुराद ये है कि हमारे साथ जो एडिनोसिन काइनेज होते हैं, तो इसके साथ जो है ये क्या होते हैं, इसके ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाते हैं एक्टिव फॉर्म में, जो कि फिर हमारे साथ क्या बन जाते हैं, रिबावेरियन ट्राइफॉस्फेट बन जाते हैं। रिबावेरियन ट्राइफॉस्फेट क्या करते हैं, जब ये एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं एडिनोसिन काइनेज एंजाइम के ज़रिए, तो इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि ये जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है ना, वायरल जो आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, उसको क्या करता है, उसको इनहिबिट करता है, उसको रोकता है, ठीक है। किस चीज़ से, by competing with the adenosine triphosphate and guanine triphosphate for binding site at the polymerase। तो ये जो वायरल आरएनए पॉलीमरेज होता है ये क्या करता है, इसको इनहिबिट करता है, रोकता है, ठीक है। किस तरह से रोकता है, हमारे साथ जो रिबावेरियन ट्राइफॉस्फेट होता है
तो ये एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और गुआनिन ट्राइफॉस्फेट के साथ जो है क्या करता है, इंटरेक्शन शुरू कर देता है, इसके साथ रिएक्शन शुरू कर देता है, जिसकी वजह से एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट और जो गुआनिन ट्राइफॉस्फेट होते हैं इनका एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग जो है वो नहीं हो पाती, मतलब इनकी जो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होती है तो वो ब्लॉक हो जाती है। और इसी तरह से जो ट्रांसफेरेज हमारे साथ होते हैं, जो कि हमारे साथ क्या है, एक एंजाइम है जिसका काम क्या होता है, नेसेसरी फॉर एडिशन ऑफ गुआनिन, गुआनिन को ऐड करने के लिए ये ट्रांसफेरेज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो ये ट्रांसफेरेज एंजाइम जो है इसको भी क्या कर लिया जाता है, इसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से फिर गुआनिन की बॉन्डिंग नहीं बनती, ठीक है। तो इस तरह से आरएनए पॉलीमरेज जो है ये क्या हो जाता है, इसके फंक्शन स्टॉप हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो वायरल आरएनए होता है वो अपने रिप्लिकेशन प्रोसेस को नहीं कर पाती, वो अपने डॉटर आरएनए जो है नहीं बना पाती, और इस वजह से इसकी जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है वो मुकम्मल तौर पर क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, और इसी तरह से इनकी तादाद फिर नहीं बढ़ती और किसी किस्म का वायरल इन्फेक्शन जो होता है वो क्या हो जाता है, अंडर कंट्रोल में आ जाता है। तो इस तरीके से रिबावेरियंस जो है ये क्या करता है, काम करता है, वायरल आरएनए को क्या करता है, इफेक्ट करता है। इसकी समझ आ गई आप स्टूडेंट्स को? जी सर। आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएंगी। अब आगे हम बढ़ते हैं तो सारी चीज़ें जो है आपको क्लियर हो जाएंगी। फार्माकोकाइनेटिक्स की अगर हम बात करें, फार्माकोकाइनेटिक्स से मुराद ये है कि हमारी बॉडी इस रिबावेरियन जो कि हमारे साथ एंटीवायरल ड्रग है इसके साथ क्या काम करती हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन इन ऑल बॉडी टिश्यूज एक्सेप्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अब इस सेंटेंस से जो है आप लोग दो मतलब जो है निकाल सकते हैं। पहली बात तो ये है कि इसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो बहुत अच्छी तरह से होती है, ठीक है। ओरली भी आप इसको दे सकते हैं, इंट्रावीनियसली भी दे सकते हैं, इनहेलेशन के ज़रिए भी दे सकते हैं, ठीक है। रिस्पायरेटरी जो हमारे साथ मुख्तलिफ वायरल इन्फेक्शन होते हैं तो उसके लिए, ठीक है। सो ये आप तीन तरीके से दे सकते हैं। और दूसरी जो बात मैं कर रहा था वो ये कर रहा था कि ये पूरी बॉडी में अच्छी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, ब्लड के थ्रू जो है पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन एक जगह जो है वो नहीं पहुंच पाती। वो कौन सी जगह है, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ब्रेन है। तो इसका मतलब ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पाती, सो ब्लड ब्रेन बैरियर के थ्रू जो है ये नहीं गुजर सकती, ठीक है। तो इसके अलावा ये पूरी बॉडी में क्या करती है, अच्छी तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। इसके अगर हम एडवर्स इफेक्ट्स को देखें, ठीक है, तो ये क्या करती है, एलिवेटेड बिलीरुबिन हैज़ बीन रिपोर्टेड, मतलब ये बिलीरुबिन जो है इसकी जो कंसंट्रेशन है उसको इंक्रीज कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से ये एनीमिया को काज कर सकती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लेक ऑफ रेड ब्लड सेल, जिसमें रेड ब्लड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है उसमें कमी आ जाती है, और इसी तरह से जॉन्डिस को काज कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ नॉट एडवाइस इन प्रेगनेंसी, और इसी तरह से प्रेग्नेंट वमेन को जो है ये प्रिस्क्राइब नहीं किए जाते, क्योंकि इसके प्लेसेंटा को क्रॉस करने की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होती है। तो इस वजह से जो प्रेग्नेंट वमेन होते हैं उनके लिए इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है, क्योंकि प्लेसेंटा को क्रॉस करके ये फीटस को क्या कर सकती है, बहुत ज़्यादा मुतासिर कर सकती है। थेरेप्यूटिक यूजेस के हवाले से अगर हम बात करें तो ये मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रिबावेरियन इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर रेस्पिरेटरी स्टेफिलोवायरसिस, ठीक है। इसी तरह से ब्रोंकियोलाइटिस हो गई, ठीक है, जिसमें जो ब्रोंकाई होते हैं वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है। निमोनिया के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है इन हॉस्पिटलाइज्ड चिल्ड्रन गिवन बाय एरोजल, ठीक है, एरोसोल। अच्छा जी, वो बच्चे जो कि ऑलरेडी हॉस्पिटलाइज हुए होते हैं, ठीक है, एडमिट होते हैं हॉस्पिटल में, जिनको निमोनिया हुई होती है, ठीक है, तो उनके लिए जो है ये क्या होता है, बहुत अच्छा ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है, जिसके थ्रू निमोनिया की ट्रीटमेंट की जाती है। इसी तरह से ब्रोंकोलाइटिस जो है, ब्रोंकियोलाइटिस, ये हमारे साथ क्या है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, ठीक है, रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, तो इसके इलाज के लिए ये बहुत ज़्यादा कॉमनली यूज़ किए जाते हैं एज अ थेरेप्यूटिक यूज़ के तौर पर। सही है, कोई कंफ्यूजन है इसमें?
नहीं सर, क्लियर है। नो सर, नो सर। ओके, वेरी गुड। एंटीवायरल एजेंट फॉर हर्ब्स एंड CMV। CMV किसे कहते हैं? ऑलरेडी हमने पढ़ा है CMV। सबर करें, वो पीछे माइंड से जो है निकल जाती है, तो इस वजह से फिर देखना पड़ता है। अच्छा जी, एंटीवायरल एजेंट फॉर हर्ब, हमारे साथ जो हर्ब वायरस होता है, ठीक है, जिसको हम हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस कहते हैं, ठीक है, या हर्ब कम्प्लेक्स वायरस कहते हैं। सो ये हो गया। और इसी तरह से साइटोमेगेली वायरस, तो इसके लिए हमारे साथ जो मुख्तलिफ एंटीवायरल एजेंट्स है उसको अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। These agents are used for the infections caused by हर्ब वायरस, ठीक है, जिसमें आपके पास कोल्ड सोर्स आ जाते हैं, ये हमारे साथ इन्फेक्शन है। इंसेफेलाइटिस आ जाता है, शिंगल्स हमारे साथ ये एक वायरस है, VZV। इसी तरह से जेनिटल इन्फेक्शंस हो गए, ठीक है। साइटोमेगली वायरस में आपके पास इन्फेक्शंस अफेक्टिंग द आइज, जो कि आइज को इफेक्ट करती है, रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट को इफेक्ट करती है और लिवर सिस्टम को इफेक्ट करती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मुख्तलिफ एंटीवायरल एजेंट्स जो है यूज़ करते हैं। एंटी हर्ब्स एजेंट मतलब वो एंटीवायरल ड्रग्स जो कि हम हर्ब वायरसेस के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ठीक है। तो उसमें आपके पास एसाइक्लोवियर आ जाते हैं, ठीक है, एसाइक्लोवियर आ जाते हैं। इसमें आपके पास एक एसाइक्लोवियर आ जाता है और वेला साइक्लोवियर आ जाते हैं। फिर इसी तरह से फैंसी क्लोवियर आ जाते हैं और पेंसी क्लोवियर आ जाते हैं। फिर गैंसी क्लोवियर आ जाते हैं और सीडो फोविल्स आ जाते हैं। फिर इसी तरह से फोस्कर्नट आ जाते हैं और इसी तरह से ट्राई फ्लूरिडीन्स आ जाते हैं और विडा रिबीन्स आ जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ एंटी हर्ब्स एजेंट्स हैं जो कि हम मुख्तलिफ जो हर्ब सिम्प्लेक्स वायरसेस होते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन काज होते हैं, डिजीज़ काज होते हैं, तो उसके लिए हम ये ड्रग्स जो है यूज़ करते हैं। ये हमारे साथ ड्रग ऑफ चॉइस है जो कि हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अच्छा जी, एंटी अच्छा, हम तो मोस्टली साइक्लोविर यूज करते हैं, बाकी तो कभी नहीं यूज कराए। हाँ जी, बिल्कुल। ये साइक्लोविर आप लोगों ने ये बहुत ज़्यादा नाम सुना भी होगा और हॉस्पिटल में इसको यूज़ भी किया होगा। तो बिल्कुल मुख्तलिफ नेम से जो है ड्रग्स आते हैं, बाकी लेकिन तो कभी इनकी नहीं जो कराए। क्लास है, इन सारों का क्या एक ही क्लास है, ठीक है, जो कि हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस के अगेंस्ट काम करती है। तो कंडीशन के मुताबिक जो है ये पेशेंट को दिए जाते हैं। सो ये आप सर देख ये जी जी। सर ये जो शंगल्स है, ये मैंने एक पेशेंट को देखा था आफ्टर कोविड, और अफेक्ट किया था जेनिटल एरिया पे, और ये जो हमारे नर्वस सिस्टम पे उस पे अफेक्ट करता है। तो उस पेशेंट के नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट किया था और न्यूरॉन्स पे अफेक्ट किया था, और एक साइड पे उसको, लेफ्ट साइड पे जैसे सीवी के पेशेंट होते हैं ऐसे ही उसको पेन था, बड़ा सीवियर किस्म का। अच्छा जी, और उनका जो यूरिन सिस्टम है, मतलब, और जो दूसरा सिस्टम है, ठीक है, तो वो फिर अंडर कंट्रोल में होता है या इनवॉलेंट्री हो जाता है? नहीं सर, एज सच इनवॉलेंटरी नहीं था, लेकिन ये जो इनके नर्व्स हैं, उस पे पेशेंट्स पे मैंने देखा था, कोविड सही के बाद उसको अफेक्ट किया था। सही 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 और सही है, इसकी रूट बिल्कुल। ऑफ कॉज थी सर लो इम्यून पावर। सही 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 इम्यून, हाँ जी, बिल्कुल। इम्यून पावर तो ज़ाहिर बात है कंप्रोमाइज़ हो जाता है। तो वायरसेस का पहले जो क्या कहते हैं टारगेट होता है, वो हमारा इम्यून सिस्टम ही होता है। ऑलरेडी आप लोगों ने इस यूनिट के पार्ट 1 में ही पढ़ा था, ठीक है, इस टॉपिक के कि जो वायरसेस होते हैं ये तब अटैक करते हैं जब इम्यून सिस्टम कंप्रोमाइज़ होता है। जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इनको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है होस्ट सेल पर अटैक करने के लिए। तो बिल्कुल आपने ठीक फरमाया। एंटी हर्ब वायरस एजेंट्स की तरफ आ जाते हैं, तो इसमें सबसे पहले नंबर पर हमारे साथ ए साइक्लोवर आते हैं और इसी तरह से कंगीनर्स है, ये कंगीनर्स, तो ये आ जाते हैं। इसको डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। असल में प्रोनाउंसिएशन में मर्द हजरात की जो प्रोनाउंसिएशन है इंग्लिश की, तो ये थोड़ी सी वीक होती है बनस्बत फीमेल्स की, ठीक है। ये एक सर्वे किया गया था,
तो वहाँ पर ये बात मैंने देखी थी कि फ़ीमेल्स की जो इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन होती है वो थोड़ी सी अच्छी होती है मेल हजरात की बनस्बत, तो इसलिए प्रोनाउंसिएशन में आप लोगों ने थोड़ा सा गुजारा करना है मेरे साथ, ठीक है। नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं अच्छा है, जी, गो अहेड प्लीज। ओके। All are guanine nucleoside analogues. All are guanine nucleoside analogue से क्या मुराद है, इस सेंटेंस को समझे। देखिए जितने भी हमारे साथ एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं या एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, तो इसको हम वायरसेस से ही बनाते हैं, ठीक है। वायरसेस को या तो बहुत ज़्यादा वीक करते हैं पूरे वायरस को, और उसको जो है एज अ मेडिसिन जो है उसको यूज़ करते हैं, या वायरसेस के कुछ पार्ट्स को जो है कुछ स्पेसिफिक पार्ट्स को लेकर उसको हम बहुत ज़्यादा वीक करते हुए उससे फिर हम मुख्तलिफ एंटी वायरल ड्रग्स बनाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ लिखा गया है आल आर गुआनिन न्यूक्लियोसाइड्स एनालॉग्स। तो इसका मतलब ये है कि इसमें हमारे साथ जो वायरल न्यूक्लिक एसिड होते हैं जिसमें हमारे साथ डीएनए आरएनए होता है, तो डीएनए में हमारे साथ जो न्यूक्लियोसाइड्स होते हैं आपको पता है नाइट्रोजनस बेसिस एडेनिन गुआनिन साइटोसिन थायमीन होते हैं, आरएनए में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन एंड यूरेसिल होते हैं। तो न्यूक्लियोसाइड जो वायरल न्यूक्लियोसाइड होते हैं उसमें जो गुआनिन होते हैं, तो उस गुआनिन से जो है ये सारे एंटीवायरल एजेंट जो है बनाए गए हैं, ए साइक्लोवर और जो कंगनर्स है, ठीक है, कंगनर्स, इसको बनाए गए हैं, तैयार किए गए हैं। वेलासाइक्लोवर इज प्रो ड्रग ऑफ ए साइक्लोवर विद बेटर बायो अवेलेबिलिटी। इसी तरह से हमारे साथ जो वेलासाइक्लोवर है, ठीक है, तो ये एक प्रो ड्रग है, ठीक है, ए साइक्लोवर का प्रोडक्ट है, प्रो ड्रग है मतलब ए साइक्लोवर का प्रीकर्सर है, ए साइक्लोवर से जो है इसको बनाया गया है, ठीक है। सो इसको जो है हम किसी भी इन्फेक्शन के होने से पहले देते हैं, या अगर इन्फेक्शन काज हो जाए तो इसके फ़ौरन बाद जो है हम वेलासाइक्लोवर जो है पेशेंट को देते हैं, और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टारगेट साइट, तो वो भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। बायो अवेलेबिलिटी का तो आपको पता होगा ना, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में ही बताया था कि एक ड्रग अपने जो पूरा मैकेनिज्म प्रोसेस होता है, ठीक है, जब इसको एडमिनिस्टर करते हैं, एडमिनिस्टर करने के बाद जब ये पूरे सिस्टम को पास करता है, मतलब स्टमक से जाता है इंटेस्टाइन में, इंटेस्टाइन से लिवर में, लिवर से फिर ब्लड में जाता है, ठीक है, ब्लड से फिर पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होकर अपने टारगेट साइट तक जाता है। तो जब टारगेट साइट तक पहुंच जाता है तो वहां पहुंचने पर इनकी जो एफिशिएंसी होती है, कितने परसेंट जो है ये एफिशिएंसी इसमें रह चुकी होती है, कितनी तादाद में जो है ये ड्रग वहाँ पर टारगेट साइट तक पहुँच चुका होता है, तो इसको हम बायो अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो वेलासाइक्लोवर की ये हमारे साथ एक प्रो ड्रग है, ठीक है, ए साइक्लोवर का, और इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। इसी तरह से हमारे साथ जो फैंसी क्लोवर है, ठीक है, इज हाइड्रोलाइज टू पैंसी क्लोवर एंड हैज़ अ ग्रेटेस्ट बायो अवेलेबिलिटी। फैंसी क्लोवर जो है ये पैंसी क्लोवर के साथ क्या होती है, हाइड्रोलाइज्ड होती है, ठीक है, मतलब वाटर में जो है ये क्या करती है, रिएक्शन करती है पैंसी क्लोवर के साथ, ये दोनों एक ही क्लास के मेंबर्स है, ठीक है। तो इससे क्या होता है, इससे इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और बहुत ज़्यादा का मतलब ये है कि ये फिर जो इफ़ेक्ट्स है उसको प्रोड्यूस करने के लिए क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा काफ़ी हो जाती है, और वायरल इन्फेक्शन को जो है ये अच्छी तरीके से क्या कर लेती है, ट्रीट कर लेती है। सो पैंसी क्लोवर इज यूज ओनली टॉपिकली वेयर एज फैंसी क्लोवर कैन बी एडमिनिस्टर orally। इसी तरह से एक और एमसीक्यूज आपके साथ बन सकता है, जो पैंसी क्लोवर होते हैं, ठीक है, इसको टॉपिकली यूज़ किए जाते हैं, सिर्फ टॉपिकली जो है इसको यूज़ किए जाते हैं, जबकि फैंसी क्लोवर जो है इसको आप ओरली भी अपने पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स थे एंटी हब वायरस एजेंट्स के, जो कि यहाँ पर आपको मेंशन किए गए थे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की तरफ आ जाते हैं कि ए साइक्लोवर जो है किस तरह से काम करती है, किस तरह से वायरल इन्फेक्शन या जो वायरसेस होते हैं उसको इफेक्ट करती हैं। तो all drugs are phosphorylated by a viral thymidines kinase, then metabolized by host cell kinase to nucleotide analogues. The analogues inhibit viral DNA polymerase. Only actively replicating viruses are inhibited. Acyclovir is thus selective activated in cells infected with herpes virus.
अनइन्फेक्टेड सेल डू नॉट फॉस्फोरिलेट एसाइक्लोवर, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात एसाइक्लोवर के हवाले से की गई है, वो ये है कि हमारे साथ जो एसाइक्लोवर एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं, तो ये सिर्फ उन सेल्स को क्या करती है, अफेक्ट करती है जिस पर हर्प वायरस ने अटैक किया होता है, जिस पर हर्प वायरस सेल ने अटैक किया होता है और उस सेल को इन्फेक्ट किया होता है। तो सिर्फ उन्हीं सेल्स पर ये एसाइक्लोवर जो है क्या करता है, अटैक करता है, उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है। और वो सेल्स जो कि हर्प वायरस से बच चुके होते हैं या बचे हुए होते हैं, तो उस पर किसी किस्म का अटैक जो है एसाइक्लोवर नहीं करता। दूसरी जो बात यहाँ पर की गई है वो ये है कि हमारे साथ जो एसाइक्लोवर होते हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ऑल ड्रग्स आर फोस्फोरिलेटेड बाय अ वायरल थायमिडिन काइनेज देन मेटाबोलाइज्ड बाय होस्ट सेल काइनेज टू न्यूक्लियोटाइड एनालॉग, कि जितने भी हमारे साथ ड्रग्स होते हैं उसको क्या करते हैं, वायरल जो थायमिडिन काइनेज एंजाइम होता है, ठीक है, जिसको जो होस्ट सेल काइनेज एंजाइम होते हैं, होस्ट के सेल में जो काइनेजिस होते हैं, ठीक है, एंजाइम होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इसको न्यूक्लियोटाइड एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं मेटाबोलाइजेशन के थ्रू। और फिर इसी तरह से हमारे साथ जो ड्रग्स होते हैं एसाइक्लोवर ड्रग्स, तो ये एसाइक्लोवर ड्रग जो है ये भी न्यूक्लियोटाइड्स की क्या है, एनालॉग है ना, तो ये क्या करती है, ये इस वायरल डीएनए पॉलीमरेज को क्या कर लेता है, स्टॉप कर लेता है। और स्टॉप करने के बाद जाहिर बात है, जब डीएनए वायरल डीएनए पॉलीमरेज स्टॉप होता है तो इसका मतलब ये है कि जो रिप्लिकेटिंग वायरसेस होते हैं जो कि एक्टिवली रिप्लिकेट हो रहे होते हैं, ठीक है, उनकी कॉपीज़ बन रही होती हैं, तो वो क्या हो जाती है, वो स्टॉप हो जाती है और इनहिबिट हो जाती है, ठीक है, उसको ये एसाइक्लोवर क्या कर लेते हैं, स्टॉप कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर इसके ऑस्प्रिंग नहीं बनते, जब ऑस्प्रिंग नहीं बनते तो बाकी जो होस्ट सेल होते हैं वो इससे महफूज हो जाते हैं। सो एसाइक्लोवर जो है ये हमारे साथ एक सेलेक्टिव एंटीवायरल ड्रग है जो कि सिर्फ उन्हीं सेल्स पर अटैक करती है जिस पर हर्प वायरस ने क्या किया होता है, हमला किया होता है, और वह हर्प वायरस ने उसको अफेक्ट किया होता है। तो ये जो बात है इसको आप लोगों ने अपने साथ याद रखना है कि जो एसाइक्लोवर होते हैं ये वायरल डीएनए पॉलीमरेज को क्या करता है, इनहिबिट करता है, और उसकी जो रेप्लिकेशन प्रोसेस है उसको क्या करती है, रोकती हैं। तो ये जो पॉइंट है ये इम्पोर्टेंट है एमसीक्यूज हवाले से। बाकी जो है वही मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, वायरसेस जितने भी है उनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो सेम ही रहता है तकरीबन, क्योंकि तमाम न्यूक्लिक जो वायरसेस होते हैं वो पहले न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करके अपनी कॉपीज़ बनाते हैं। तो जितने भी हमारे साथ एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं उनका पहला काम ही यही होता है कि वो वायरल जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है उसको क्या करे, किसी तरह से स्टॉप करे ताकि उसके ऑफस्प्रिंग जो है वो ना बने। तो सबका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है तकरीबन सेम होता है, लेकिन कुछ बातें होती है जो कि एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में, तो वो आप लोगों ने याद रखनी है। यहाँ पर अगर आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को देखें, ठीक है, एंटी हर्प एजेंट्स के हमारे साथ जो एंटी हर्प एजेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा देखें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कहाँ गया, कहाँ से शुरू हैं, एसाइक्लोवर, पेंसिक्लोवर और गैंसिक्लोवर, ये हमारे साथ एसाइक्लोवर हो गए, ये पेंसिक्लोवर हो गए और ये गैंसिक्लोवर्स है, ठीक है, ये एंटीवायरल एजेंट्स है। जब ये हम पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो ये वो ड्रग्स है जो कि वायरस स्पेसिफाई होते हैं, जो कि स्पेसिफिक वायरस के अगेंस्ट काम करती है, मतलब नेरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो कि सिर्फ वायरसेस के अगेंस्ट क्या, सॉरी, एंटी वायरल ड्रग्स है, नेरो स्पेक्ट्रम एंटीवायरल ड्रग है जो कि सिर्फ खास किस्म के वायरसेस को क्या करती है, इफेक्ट करती है, ठीक है। तो जब ये हम एडमिनिस्टर करते हैं तो इसके ज़रिए एक एंजाइम जो है वो एक्टिवेट हो जाता है जिसको हम थायमिडीन
काइनेज कहते हैं। ये थायमिडीन काइनेज जो है ये रिएक्शन शुरू कर देता है मोनोफॉस्फेट के साथ, मतलब जिसमें एक फॉस्फेट हमारे साथ होता है। तो ये मोनोफॉस्फेट के साथ रिएक्शन शुरू कर देता है और इसी तरह से होस्ट सेल में हमारे साथ जो काइनेजेस होते हैं जो कि एंजाइम है, तो इनकी मौजूदगी में ये मोनोफॉस्फेट जो है कन्वर्ट हो जाती है डाइफॉस्फेट को, मतलब इससे दो फॉस्फेट बन जाता है। फिर इसी तरह से मज़ीद आगे इसकी रिएक्शन होती है, ये ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, जब ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाती है तो यहाँ पर फिर इसके साथ जो है फोस्कारनेट जो है ये क्या कर लेती है, रिएक्शन शुरू कर देती है और एक कम्पिटिटिव इनहिबिशन रिएक्शन शुरू हो जाती है, जिसमें दो मतलब जो हमारे साथ ट्राइफॉस्फेट होता है और गुवानिन ट्राइफॉस्फेट होता है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्शन शुरू कर देते हैं बॉन्डिंग के लिए। तो हमने जो एंटीवायरल ड्रग दिया होता है तो ये इन दोनों को क्या करता है, इन दोनों के साथ बॉन्डिंग करके इनकी जो कम्पिटिटिव रिएक्शन है उसको स्टॉप कर लेती है। जब वो स्टॉप हो जाती है तो हमारे साथ जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है जो कि वायरल डीएनए की क्या कर रहा होता है, उसकी कॉपीज बना रहा होता है और सिंथेसिस प्रोसेस को जारी रखी हुई होती है, तो वो स्टॉप हो जाता है। जब वो स्टॉप हो जाता है तो इसकी वजह से जो वायरल डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होता है जिसमें वायरल डीएनए बन रहे होते हैं, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली वो भी स्टॉप हो जाता है। तो जब वो स्टॉप हो जाता है तो फिर ऑफस्प्रिंग जो है वो नहीं बनते और इसी तरह से वायरल सेल के जो फंक्शन होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। सही है, क्लियर हो गया ये? इसमें कोई कंफ्यूजन है? सर थोड़ी सी कंफ्यूजन है। देखिए, कन्फ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि इनका जो मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है वो तकरीबन सेम होता है। ठीक है, जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं इनका काम सिर्फ ये होता है कि ये जो वायरसेस का जो रेप्लिकेशन प्रोसेस होता है ना, मैंने आपको कल पूरा प्रोसेस बताया था ना मैकेनिज्म के, किस तरह से वायरल डीएनए जो है वो सेल के अंदर चला जाता है, होस्ट सेल के अंदर चला जाता है, वहाँ पर जो होस्ट न्यूक्लिक एसिड होता है, मतलब होस्ट सेल के अंदर जो डीएनए आरएनए होता है, सबसे पहले उस पर ये वायरस अटैक करता है, उसको जो है अपने काबू में कर लेता है और फिर उसके ज़रिए अपने वायरसेस जो है वो बनाना शुरू कर देता है, अपने लिए वायरल डीएनए जो आरएनए जो है वो बनाना शुरू कर देता है। तो एंटीवायरल एजेंट्स का पहला काम यही होता है कि ये इन वायरल जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है इसको क्या करे, स्टॉप करे। तो इसको स्टॉप करके जो वायरल रिप्लिकेशन प्रोसेस है वो स्टॉप हो जाती है और वायरसेस जो है वो फिर फंक्शनलेस हो जाते हैं। सही है? ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम अपनी क्लास को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो हम बात कर रहे थे ए साइक्लोवर की फार्माकोकाइनेटिक्स के हवाले से। सो ओरली अगर आप ये ए साइक्लोवर देते हैं तो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी होगी तो वो क्या होगी, 20 से 30% होगी। दूसरा ये है कि पूरी बॉडी में ये डिस्ट्रीब्यूट भी हो जाती है, जिसमें आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है, मतलब ये है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की काबिलियत रखती है। इसी तरह से 80% से ज़्यादा जो है ये क्या होती है, रिमेन अनएक्सचेंज और यूरिन के ज़रिए बॉडी से क्या हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है। इसी तरह से इसको आप टॉपिकली भी यूज़ कर सकते हैं, ऑरली भी यूज़ कर सकते हैं और इंट्रावीनियसली भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसाइक्लोवर और गैंसीक्लोवर। एसाइक्लोवर गैंसीक्लोवर की अगर हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें या एडवर्स इफ़ेक्ट्स की बात करें तो ये नाजिया भी काज करती है, वॉमिटिंग भी काज करती है और डायरिया भी काज कर सकती है। इसी तरह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है ये काज कर सकती है। ठीक है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी से मुराद ये है कि अगर कोई पेशेंट जो कि मिसाल के तौर पर वो ऑलरेडी जो है गुर्दों के मरीज़ है, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स को अगर आप देते हैं तो इसकी वजह से उनकी जो किडनीज़ है वो बुरी तरह से ऐसे ड्रग्स की वजह से मुतासर हो सकती है, जिसमें क्रिस्टल यूरिया जो है बन सकती है, यूरिया में यूरिन में जो है वो क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर जो है बन सकते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ़ किस्म की ब्लॉकेज जो है वो जो हमारे साथ जिनिटो यूरिनरी सिस्टम है उसमें आ सकते हैं। हिमाचूरिया काज कर सकती है। हिमाचूरिया किसे कहते हैं, ब्लड इन द यूरिन,
यूरिन में ब्लड का आ जाना, ठीक है, यूरिन में खून का आ जाना, इसको हेमाटोरिया कहते हैं। इसी तरह से रेनल इनसफिशिएंसी जो किडनी के फंक्शन है उसको इनसफिशिएंट कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, ठीक है। इसी तरह से माइलो सेपरेशन जो है ये काज कर सकती है, जिसमें जो माइलिन शीट है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो कि न्यूरॉन सेल के इर्द गिर्द होती है, ठीक है, जो कि एक इंसुलेटर के तौर पर काम करती है। तो माइलो सेपरेशन काज कर सकती है, जिसमें न्यूट्रोपीनिया आ जाती है, वाइट ब्लड सेल्स की कमी का आ जाना, इसके साथ साथ थ्रोम्बोसाइटोपिनिया का हो जाना, मतलब थ्रोम्बस का बनना, इसके साथ साथ जो सेल्स है उसकी जो तादाद है उसमें कमी का आ जाना। तो ये किसकी वजह से हो सकता है? ये गैंसिक लोवर के एडवर्स इफेक्ट्स की वजह से काज हो सकता है। तो इंतहाई सिंपल है, ठीक है, अगर आप लोग थोड़ी सी कंसंट्रेशन के साथ ये चीज़ें रिपीट करके दोबारा ख़ुद देखें और समझने की कोशिश करें तो इंशाल्लाह आपको ये सारी चीज़ें बहुत आसान लगेंगी। थेराप्यूटिक यूजेस तो इसके बहुत सारे हैं, जैसे कि ऑलरेडी आपको पता है, ठीक है, कि एसाइक्लोवर इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर व्हाट हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस के लिए ये ड्रग ऑफ चॉइस है, जो कि कॉमनली इसको यूज़ किया जाता है। जो जेनिटल इन्फेक्शन होते हैं ना, जो जेनिटेलिया मुख्तलिफ पार्ट्स पर जो है मुख्तलिफ एबनॉर्मेलिटीज़ आई हुई होती है, ठीक है, सोर का बन जाना, इसी तरह से ये सारे जेनिटल इन्फेक्शन होते हैं हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से। इसी तरह से हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस, हाँ जी, अभी तो मुश्किल लग रही है, लेकिन हर एक चीज़ जो है उस पर ट्राई करने से पहले वो मुश्किल होती है, लेकिन जब आप उस पर ट्राई करते हैं तो वो आपको आसान हो जाएंगी, ठीक है। सो हर चीज़ जो है दूर से मुश्किल नज़र आती है, लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस पर कोशिश करते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता वो आपके लिए आसान हो जाती है। इसी तरह से हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जो एंसेफेलाइटिस काज होती है, जो कि हमारे साथ सेरेब्रल इन्फेक्शन है, ब्रेन इन्फेक्शन है, ठीक है, जिसमें जो एंसेफेलोन होते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर इन्फ्लेमेशन काज हो जाती है। इसी तरह से हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन इन इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट, इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में हम हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस की वजह से जो इन्फेक्शन काज होते हैं, तो इसके लिए हम एसाइक्लोवर जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस जो है यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम गैंसिक्लोवर की बात करें, ठीक है, तो ये हमारे साथ ड्रग ऑफ चॉइस है किस चीज़ के लिए? साइटोमेगलो वायरस रिनाइटिस रिटिनाइटिस के लिए, ठीक है, जिसमें जो आई का जो रेटिना होता है वहाँ पर इन्फ्लेमेशन हुई होती है, ठीक है। इसी तरह से इम्यूनो कम्प्रोमाइज पेशेंट में काज होती है प्रिवेंशन ऑफ साइटोमेगलो वायरस डिजीज़ एंड ट्रांसप्लांटेशन। जिन पेशेंट की ट्रांसप्लांटेशन हुई होती है या ट्रांसप्लांट हुए होते हैं, सर्जरीज हुए होते हैं, तो ऐसे पेशेंट को साइटोमेगली वायरस से बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गैंसिक्लोवर जो है एज अ ड्रग ऑफ चॉइस जो है उनको क्या करते हैं? एडमिनिस्टर करते हैं। सही है। काइंडली अपने माइक्स म्यूट रखें। फिर हमारे साथ एंटी हर्प वायरस एजेंट में फिर आपके पास सीडोफोविर आ जाते हैं, ठीक है। सीडोफोविर जो है ये हमारे साथ दूसरे एंटी हर्प वायरस एजेंट है। It is approved for the treatment of cytomegalovirus retinitis in immunocompromised patient। वही बात है कि ये immunocompromised patient में जो cytomegalovirus की वजह से जो retinitis काज होती है, जो कि हमारे साथ एक आइज इन्फेक्शन है, ठीक है, उसके लिए यूज़ होते हैं। इसके साथ साथ इट इज़ अ न्यूक्लियोटाइड एनालॉग ऑफ साइटोसिन एंड इनहिबिट वायरल डीएनए सिंथेसिस। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो वही सेम होता है कि जो वायरल डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको क्या करता है? उसको रोकता है, और ये वायरल जो साइटोसिन होते हैं तो उससे जो है इसको क्या गए होते हैं? इन एंटीवायरल एजेंट्स को बनाए गए होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अवेलेबल फॉर इंट्रावीनियसली भी इसको आप यूज़ कर सकते हैं। इंट्राविट्रियल इंजेक्शन जो कि आइज है, टॉपिकली भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अगर एडवर्स इफ़ेक्ट्स की आप बात करें तो ये नेफ्रोटॉक्सिसिटी जो है काज कर सकती है। मेजर डिसएडवांटेज है इसका, जो कि ख़ास तौर पर आपकी जो किडनीज़ है उसको बुरी तरह से इफ़ेक्ट कर सकती है। इसी तरह से अगर हम दूसरे एंटी हर्प वायरस एजेंट्स की बात करें, जिसमें आपके पास विडारिबीन्स आते हैं, ठीक है, तो विडारिबीन्स जो है ये भी हमारे साथ न्यूक्लियोसाइड एनालॉग है, एंड्रोसिन से जो है इसको बनाए गए होते हैं। इट इज़ यूज इन इट यूज इज़ लिमिटेड टू हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस
केरेटाइटिस ओनली, इसको जो है हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस जो कि केरेटाइटिस को काज करती है, ठीक है। तो उसके लिए जो है इसको यूज़ किए जाते हैं। केरेटाइटिस मिसाल के तौर पर ये केराटिन से निकला हुआ है, तो मिसाल के तौर पर ये स्कल्प इन्फेक्शन मिसाल के तौर पर काज कर सकती है। इसी तरह से क्या कहते हैं, नेल्स इन्फेक्शन मेरा ख्याल से काज कर सकती है। मतलब जितने भी प्रोटीनीशियस चीज़ें हैं वहाँ पर इन्फेक्शन जो है ये कॉमनली काज करती है। तो इसके लिए जो है इसको ख़ास तौर पर यूज़ किया जाता है। द ड्रग इज़ कन्वर्टेड टू ट्राइफॉस्फेट एनालॉग विच इनहिबिट वायरल डीएनए पॉलीमरेज। इसी तरह से ये ड्रग जो है जब आप एक पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तो मुख्तलिफ प्रोसेस के ज़रिए ये कन्वर्ट हो जाती है ट्राइफॉस्फेट में। ट्राइफॉस्फेट में जब ये कन्वर्ट हो जाती है तो कन्वर्ट होने के बाद ये अपना काम शुरू कर देती है, और इसका काम क्या होता है, जो वायरल डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है उसको इनहिबिट करता है, रोकता है, जिसकी वजह से फिर वायरस अपनी रिप्लिकेशन नहीं कर सकती, अपनी जो मल्टीप्लिकेशन है उसको नहीं कर पाती। अच्छा जी, इसकी अगर हम ओरल बायो अवेलेबिलिटी को देखें तो ओरली अगर आप पेशेंट को ये ड्रग्स देते हैं तो सिर्फ 2% जो है ये क्या होता है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। मतलब ये है कि ओरली ये इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहते, ठीक है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, मतलब ये ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट के तौर पर जो है यूज़ होते हैं। ऑइंटमेंट किसे कहते हैं, क्रीम के फॉर्म में मिसाल के तौर पर या ड्रॉप के फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है। Used in herpes simplex virus केराटोकंजक्टिवाइटिस इन इम्यूनो compromised पेशेंट, वो पेशेंट जिनका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो चुका होता है, तो उन पेशेंट में ये कंजक्टिवाइटिस को काज करता है। जो कंजक्टाइवा होता है, आई का जो कंजक्टाइवा पार्ट होता है वहाँ पर ये इन्फेक्शन को काज करके इन्फ्लेमेट करती है उसको, तो उसके लिए जो है इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है। इसी तरह से इसके अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट की बात करें तो ये एनीमिया को काज कर सकती है, और इसी तरह से ये SIADH को काज कर सकती है। सो ये SIADH हमारे साथ क्या है, किसी को पता है? ठीक है, सही है। एमसीक्यू में कैसे आएंगे? MCQs में ये इंतहाई सिंपल फॉर्म में आएंगे। MCQs में अगर इससे MCQs आते हैं, ठीक है, पहले तो इतने MCQs ऐसे MCQs आएंगे भी नहीं, ठीक है, केम्यू वाले इतने ज़्यादा वो नहीं है कि इतने ऐसे MCQs बनाए, वो आपको सिंपल MCQs जो है बनाकर देंगे। और कौन सा सब्जेक्ट है? इससे जो MCQs आएंगे तो वो इसी तरह से आएंगे कि आपसे पूछ सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एंटी हर्ब वायरस एजेंट दैट इज स्पेसिफिकली यूज फॉर ओक्यूलर हर्ब सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन, ठीक है, या जो कि सिर्फ ख़ास तौर पर जो आई के इन्फेक्शन होते हैं उसके लिए यूज़ होते हैं, तो उसके लिए यूज़ होते हैं, तो वो आपके पास क्या आएंगे, ट्राइफ्लूरिडीन आएंगे। क्लियर है? MCQs जो है इंशाल्लाह मैंने आपके लिए जो MCQs बनाए हैं ना, बस आप यहाँ से अपने कंसेप्ट को सिर्फ क्लियर करें, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को क्लियर करें। बाकी इंशाल्लाह जब आप वो MCQs देखेंगे तो ये सारे नोट्स जो है आपको पानी की तरह याद हो जाएंगे, ठीक है। आपके सर वो आगे कब मिलेंगे? मतलब हम तो तरस रहे हैं उनको। वो आपको मिल वो आपको मिल जाएंगे ना, बहुत जल्दी आपको मिल जाएंगे ना। सर देखिए एप्पल को क्लास की तरफ आ जाते हैं। तो अब हमारे साथ जो अगला एंटी हर्ब वायरस एजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोस्कारनेट कहते हैं, ठीक है, फोस्कारनेट। सो फोस्कारनेट ये हमारे साथ एक इनऑर्गेनिक फोस्फेट एनालॉग है। इट इज़ डायरेक्टली इनहिबिट वायरल डीएनए आरएनए पॉलीमरेज एंड वायरल इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक है। इसका काम क्या है, ये हमारे साथ पहली बात तो ये है कि ये एक इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट है, ठीक है, इनऑर्गेनिक पायरोफॉस्फेट से बनाया गया है। इसका काम ये होता है कि ये वायरल डीएनए सिंथेसिस प्रोसेस को भी स्टॉप करता है और वायरल आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को भी स्टॉप करता है, और इसी तरह से जो वायरल इनवर्स ट्रांसक्रिप्टेशन होती है, ठीक है, जो कि हमारे साथ ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होते हैं जो कि रिवर्स कॉपी मैकेनिज्म है। इसका अगर मैं आपको अभी बताना शुरू करूं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है। एक वायरस जो है वो सेल के अंदर आता है, ठीक है,
एक वायरस सेल के अंदर आता है, वो न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करता है। न्यूक्लिक एसिड पर अटैक करने के बाद न्यूक्लिक एसिड को क्या करता है, ऑर्डर देता है। न्यूक्लिक एसिड को ऑर्डर देता है जो होस्ट का न्यूक्लिक एसिड होता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी तरह से आरएनए बनाना और डीएनए बनाना शुरू कर देता है, जिसमें हमारे साथ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होते हैं, ठीक है। तो हमारे साथ जो फोस्कर नेट होते हैं, तो इनका काम ये होता है कि ये इन दोनों आरएनए और डीएनए की जो सिंथेसिस प्रोसेस होता है उसको रोकता है और उसको रिप्लिकेशन करने नहीं देता। इट डज नॉट रिक्वायर फोस्फोरिलेशन फॉर एंटीवायरल एक्टिविटी, ठीक है। एंटीवायरल एक्टिविटी के लिए फोस्कर नेट को जो है किसी किस्म की फोस्फोरिलेशन की ज़रूरत नहीं होती। ये जो है सिंपली हर्ब सिंप्लेक्स वायरस 1, वायरस 2, वेरिसिला जूस्टर वायरस, साइटोमेगलो वायरस और HIV के अगेंस्ट जो है इफेक्टिवली काम करती है। इसकी बायो अवेलेबिलिटी की अगर हम अच्छा जी, एक और पॉइंट मेरे माइंड में अभी आ गया। MCQs में जो है ज़्यादातर अगर आप पास पेपर को देखें तो पास पेपर में ज़्यादातर जो MCQs आप मैंने देखे हैं, तो वहाँ पर इन ड्रग्स की जो बायो अवेलेबिलिटी है उसके हवाले से भी MCQs आए हैं, ठीक है। कुछ ड्रग्स आपको दिए गए होंगे, उसकी बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पूछते हैं, तो ये बायो अवेलेबिलिटी को याद करना भी आप लोगों के लिए ज़रूरी है, ठीक है। सो इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है ये 10 से लेकर 20% है। एडमिनिस्ट्रेशन इसको आप इंट्रावीनियसली जो है दे सकते हैं। इसी तरह से ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होती है, जिसमें आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी आ जाता है। मतलब यह है कि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करने की सलाहियत रखती है। अच्छा जी, एडवर्स इफ़ेक्ट्स ऑफ फोस्कर नेट की अगर हम एडवर्स इफ़ेक्ट को देखें तो हाइपोकैल्सीमिया काज कर सकती है, मतलब ब्लड में कैल्शियम के लेवल को डाउन कर सकती है, और हाइपोमैग्नीसीमिया काज कर सकती है, ब्लड में मैग्नीशियम लेवल को क्या कर सकती है, डाउन कर सकती है, ड्यू टू सिलेशन ऑफ द ड्रग विद डाइवेलेंट केशन, ठीक है। डाइवेलेंट केशन आर कॉमन। सो हाइपोकैल्सीमिया काज कर सकती है और हाइपोमैग्नीसीमिया काज कर सकती है। इसी तरह से न्यूरोटॉक्सिसिटी काज कर सकती है, मतलब नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट कर सकती है। जो मुख्तलिफ नर्वस इम्पल्स सिस्टम होते हैं, ठीक है, उसको इफ़ेक्ट कर सकती है, जिसकी वजह से पेशेंट को हेडेक हो सकती है, हेलुसिनेशन हो सकती है और सीजर्स हो सकते हैं। इसी तरह से नेफ्रोटॉक्सिसिटी को काज कर सकती है। थेरेप्यूटिक यूजेस इसके क्या है, इसको मुख्तलिफ ट्रीटमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं, जिसमें हर्ब सिंप्लेक्स वायरस इन्फेक्शंस के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से साइटोमेगलो वायरस रेटिनाइटिस के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये इसके सिंपल थेरेप्यूटिक यूजेस हैं। अच्छा जी, 4 एंटीवायरल ड्रग्स हेपेटिक वायरल इन्फेक्शन। तो वो एंटीवायरल ड्रग जो कि मुख्तलिफ वायरसेस के अगेंस्ट यूज़ होती है, जो कि लिवर में मुख्तलिफ किस्म की वायरल इन्फेक्शन को काज करती है। हेपेटिक से मुराद लिवर है, नेफ्रो से मुराद किडनी है, ठीक है। नेफ्रो से मुराद क्या है, नेफ्रोन। अच्छा जी, नेफ्रो से मुराद किडनी है, बिल्कुल, हाँ जी, किडनी है, किडनी है। नेफ्रॉन जो है ये किडनी का स्ट्रक्चर फंक्शनल यूनिट है। अल्वियोलाई जो है ये लंग्स का फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट है, सही है। इसी तरह से हेपेटिक से मुराद लेवर है। अच्छा जी, फॉलोइंग एजेंट्स आर कॉमनली यूज। तो इसके लिए मुख्तलिफ एजेंट जो है यूज़ किए जाते हैं, जिसमें इंटरफेरोन्स आ जाते हैं, लेमिव्यूडीन्स आ जाते हैं, जो कि साइटोसिन एनालॉग होते हैं, हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, एंटीकेवल्स आ जाते हैं, ग्वानोसिन एनालॉग है, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के लिए यूज़ होते हैं। इसी तरह से एमिविडीन रेजिस्टेंट स्ट्रेन हो गए, रिबाविरियन, ठीक है, जो कि हेपेटाइटिस सी के लिए यूज़ होते हैं। तो इसको आगे हम डिस्कस करते हैं और समझने की कोशिश करेंगे। सर जो सर शाजली ने हमें वो नोट्स दिए हैं ना, उस